एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। एंड थोड़े से गैप के बाद मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। एंड इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूजीसी नेट पेपर कोड 55 विच इज़ लेबर वेलफेयर, उसका जो पेपर हुआ था जनवरी में, जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे। एंड ये जो एनालिसिस है बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होगा। पहली कैटेगरी में मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, डिस्कस एज इन कि क्या क्वेश्चंस आए थे, उसके आंसर्स क्या हैं, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी होगी उसमें हम क्या देखेंगे, वो जो क्वेश्चंस है, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। एंड मैं हर टॉपिक को इंक्लूड नहीं करूंगी, केवल जो अनयूजुअल से थोड़े से टफ टॉपिक है वो टॉपिक्स को मैं उस वीडियो में समझाऊंगी आप लोगों को। एंड आई होप आपको ये जो कैटेगरीज हैं और इस टाइप के वीडियो पसंद आए। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जो मैनेजमेंट का एग्जाम हुआ था विच इज़ पेपर कोड 17 उसका भी वीडियो लेके आऊँ, तो आप लोगों को मुझको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टिक टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम, दिस पर्टिकुलर पेपर विच इज़ पेपर कोड 55। और वो 55 क्या है, लेबर वेलफेयर। एंड ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको पता है, क्या पढ़ने वाले हैं, केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा कमेंट करके, तो अपने जो भी फीडबैक है वो दे दीजिएगा। और मुझको फीडबैक्स आपके पढ़ना, और जब आप कमेंट्स करते हो तो मुझे पढ़ना वो अच्छा लगता है। सो लेट गेट स्टार्टेड। So first question is, which of the following framework emphasizes the positive and free will aspect of human behavior and utilizes the concepts such as expectancy, demand and incentive in explaining the complexities of human behavior in organization? तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या है कि इसमें से कौन सा फ्रेमवर्क है जो एम्फसाइज करता है पॉजिटिव एंड फ्री विल एस्पेक्ट को, ह्यूमन बिहेवियर के पॉजिटिव एंड फ्री विल एस्पेक्ट को, एंड उसी एस्पेक्ट को यूटिलाइज करता है कॉन्सेप्ट्स में सच एज एक्सपेक्टेंसी, डिमांड एंड इंसेंटिव्स, ताकि वो चीज़ें, वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज है ह्यूमन बिहेवियर की, उसकी हेल्प से, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से वो एक्सप्लेन कर सके। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। तो हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए, इसको यस, हिंदी में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेमवर्क संगठनों में मानव व्यवहार की जटिलताओं की व्याख्या करने में मानव व्यवहार के सकारात्मक और इच्छा स्वतंत्र पहलुओं पर बल देता है तथा प्रत्याशा, मांग और प्रोत्साहन जैसी अवधारणाओं का उपयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा संज्ञात्मक फ्रेमवर्क। अगर हिंदी के उच्चारण में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि मैं शायद सही से उच्चारण ना कर पाऊँ, बट मैं कोशिश पूरी करूँगी। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जॉब स्पेसिफिकेशन? इन सब में से जॉब स्पेसिफिकेशन का कौन सा टर्म या कौन सा ऑप्शन हिस्सा नहीं है? तो अगर आप लोगों को जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा मार्क करने के लिए। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? जॉब स्पेसिफिकेशन, अब देखो इसको मैं यहाँ पर, ये क्योंकि छोटा टॉपिक है तो आई विल एक्सप्लेन इट हेयर ओनली। जॉब एनालिसिस एक टॉपिक है जिसमें हम जॉब को एनालाइज करते हैं, और जब हम जॉब को एनालाइज करते हैं तो उसके बाद हमको दो कैटेगरीज मिलती है। मतलब जॉब एनालिसिस जब होता है तो जॉब एनालिसिस के बाद जॉब से रिलेटेड हमको दो टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली इंफॉर्मेशन को हमने कैटेगरी का नाम दिया है जिसको बोला गया है जॉब डिस्क्रिप्शन। दूसरी कैटेगरी है इंफॉर्मेशन की जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाएगा, जो जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जॉब टाइटल, फिजिकल एफर्ट्स,
एंड ब्ला ब्ला, मतलब कि और भी ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा ही अभी समझा रही हूँ। जो एक्सप्लेनेशन वाला जो कैटेगरी है वीडियोस की, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब डिस्क्राइब की जाती है। जॉब स्पेसिफिकेशन में जॉब होल्डर का जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया जाता है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आ जाएगा कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होगा, कौन सी स्किल चाहिए रहेगी, ये तो एक जॉब है। इस जॉब को जो डिस्क्राइब करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करेगी जॉब से रिलेटेड, बेसिकली उसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। इस जॉब को करने के लिए जो इंसान चाहिए, उस इंसान के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको हम डालेंगे, उन इंफॉर्मेशंस को हम डालेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, तो जॉब स्पेसिफिकेशन का कौन सा पार्ट हिस्सा नहीं है, विच इज हजार्ड्स, कि जॉब जो है उससे रिलेटेड क्या डेंजर है। तो क्योंकि हजार्ड्स, डेंजर इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द जॉब, तो इसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा मानते हैं, एंड बाकी चीजें जॉब स्पेसिफिकेशन का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कार्य विनिर्देशन, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से क्या कार्य विनिर्देशन से संबंधित नहीं है? पहला, खतरे, कार्य का नाम, शारीरिक प्रयास, कार्य करने की स्थिति। तो आंसर हो जाएगा खतरा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज which section of Factories Act 1948 requires the manager of every factory to maintain registers of adult worker? स्टेट क्वेश्चन है, कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको एक आप लोगों का ही डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। आप लोगों में से काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरे जो चैनल है टेलीग्राम का उस पर, कि क्या मैम जो न्यू जो एग्ज़ाम है, जो न्यू कोड है उससे क्वेश्चन आएंगे कि जो पुराने एक्ट से उससे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि इस पे तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए कि न्यू जो लेबर कोड से उससे क्वेश्चन आते हैं कि पुराने से, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो पुराने एक्ट्स हैं वो बेस हैं, जिस बेसिस पे, जिस वो फाउंडेशन है, जिसकी फाउंडेशन पे जो न्यू लेबर कोड है वो बना है। तो इट इज़ नीडलेस टू से कि एक जो बेस है, फाउंडेशन है, उसे क्वेश्चन नहीं आ सकते और केवल न्यू से आएंगे। आपके सामने देखो लेटेस्ट एग्जांपल है, यूजीसी नेट का पेपर है, जनवरी 2022 का पेपर है। फैक्ट्रीज एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फैक्ट्रीज में जो रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं अडल्ट वर्कर्स से रिलेटेड, वो रजिस्टर्स मेंटेन करने के लिए सेक्शन कौन सा है। तो अगर आप लोगों ने वीडियोज देखी होंगी, फैक्ट्री एक्ट पढ़ा होगा, तो आपको ये ईजी लगेगा। सेक्शन है सेक्शन 62। कारखाना अधिनियम 1948 के किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कारखाने में प्रबंधक को वयस्क कामगारों की पंजिका का रख रखाव करना होता है? तो किस सेक्शन या धारा के अंतर्गत? सेक्शन 62। तो अब आप प्लीज इस चीज को, इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे, समझोगे, तो आपका जो डाउट है उससे रिलेटेड कि लेबर कौन से न्यू लेबर कोड से क्वेश्चंस आएंगे कि पुराने एक्ट से क्वेश्चंस आएंगे, तो भाई दोनों एक्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब एग्जामिन ऐसा नहीं सोच सकते, हाँ सिलेबस में वो अगर स्पेसिफिक है कि केवल न्यू लेबर कोड से क्वेश्चंस आएंगे तो मे भी पॉसिबल है कि शायद आए, बट स्टिल उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं एक जो डिफ्रेंसिएशन होता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सा है कि जो पुराने में था न्यू में नहीं है। इस टाइप से जो एक डिफ्रेंसिएशन सॉर्ट ऑफ जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो उस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमने आगे वाले क्वेश्चन पे, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो प्राइमरी पर्पस है, प्राइमरी पर्पस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू प्रोटेक्ट मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड्स एंड इंप्रूव द वर्किंग कंडीशंस। तो आपको पता होगा, मैंने ये बताया भी है कि लेबर वेलफेयर जो एक्ट है लेबर वेलफेयर, वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कुछ प्रोटेक्टिव लेबर लॉज है, कुछ रेगुलेटिव लेबर लॉज है, कुछ सोशल सिक्योरिटी लेबर लॉज है, एंड कुछ वेज लेजिस्लेशंस है या लेबर लॉज है। प्रोटेक्टिव लेबर लॉज क्या है? प्रोटेक्टिव लेबर लॉज प्रोटेक्ट करते हैं लेबर के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव, किस पे फोकस करते हैं? प्रोटेक्टिव लेबर लॉज के अंदर जितने भी एक्ट हैं वो क्या फोकस करते हैं कि कैसे मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। तो प्रोटेक्ट से प्रोटेक्टिव, तो आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टिव लेबर स्टैंडर्ड्स।
निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उद्देश्य न्यूनतम श्रम मानकों की रक्षा करना और कार्य की परिस्थितियों में सुधार करना है? तो आंसर हो जाएगा संरक्षात्मक श्रम विधान। फिफ्थ क्वेश्चन इज which of the following is empowered for framing model rules for safety measures under the provision of Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Condition of Service Act 1966? So इस एक्ट के अंदर किसको ये पावर दी गई है कि वो सेफ्टी मेजर्स से रिलेटेड मॉडल रूल्स को फ्रेम कर सके? तो ये किसको पावर दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भवन एवं सन्निर्माण कामगार रोजगार का विनियम एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 1996 के अंतर्गत सुरक्षा उपायों के आदर्श नियमों के निर्माण के लिए प्राधिकृत है? तो आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। एंड आई होप आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई होगी। रही बात एक्सप्लेन करने की, मैं आपको फिर कह रही हूँ एक्सप्लेनेशन का एक अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी ना तो बहुत जंबल हो जाएगा। तो आप एक सेपरेट वीडियो में आप चाहो तो क्या करो, टॉपिक्स नोट कर लो, फिर मैं उस हिसाब से अपने हिसाब से अब मैं बनाऊंगी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि मैम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आपने डिस्कस करा है लेकिन आपने एक्सप्लेन नहीं करा है, तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगी। हाउ मेनी स्पेस for per worker is required to avoid overcrowding in a factory as per provisions of Factory Act? तो फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस की अगर बात करें तो ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए पर वर्कर के लिए कितनी स्पेस निर्धारित की गई है? तो आंसर होगा 14.2 क्यूबिक मीटर। और ये बहुत देखिए एक्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है कितने इजी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं दिया गया है। और यही मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आपने कोई एक्ट को अच्छे से समझा, उसके सेक्शंस को अच्छे से याद कर लिया है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है मार्क करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सेकेंड, मैंने आई थिंक कारखाना अधिनियम 1948 के उपबंधों के अनुसार कारखाने में भीड़ से बचने के लिए प्रति कामगार कितना स्थान आवश्यक होता है? तो आंसर हो जाएगा 14.2 घन मीटर। Which article of the Constitution of India upholds to secure and protect social order, which stands for labor for people as a directive principles of state policy? तो कौन सा आर्टिकल है जो किस पे फोकस कर रहा है? टू प्रोटेक्ट द सोशल ऑर्डर विच स्टैंड्स टू वेलफेयर ऑफ पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने जो एक्ट है, जो आर्टिकल्स है, उनसे रिलेटेड वीडियो भी बनाया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो के अभी मैं जब शूट कर रही हूँ तो इसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर हो सका तो लिंक ज़रूर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। फैक्ट्री एक्ट का लिंक डाल दूंगी, जो भी एक्ट्स आए हैं और अगर मैंने वो कवर करे हैं अपनी चैनल पर, तो मैं उन सब के वीडियोज़ के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आर्टिकल 38 का क्लॉज 1। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित और सुरक्षित करने का अनुमोदन करता है, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में जन कल्याण हेतु है? अनुच्छेद 38 का 1, मतलब 38 का 1, सॉरी I। नाउ दिस इज 8th। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इन हेक्सचर-ओलिन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी अराइजेस ड्यू टू। तो ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो आउट ऑफ सिलेबस है, बट नहीं, सिलेबस के अंदर ही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आया है
इंटरनेशनल बिजनेस से, आईबी का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली यहाँ दे दिया गया। इससे पहले बहुत कम हुआ है कि आईबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जिसमें आए हुए हैं। तो ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, तो इस पे मैं डेफिनेटली एक वीडियो लाने वाली हूँ। हेक्सचर ओलिन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी को हम फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, और इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोनमेंट्स। तो ये सारी की सारी थ्योरीज हैं, और इस पे मैं एक डिफरेंट वीडियो लाऊंगी, एक्सप्लेन जब करेंगे हम। तो एक्सप्लेनेशन में तो मैं बताऊंगी, लेकिन ये जो थ्योरीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज पे मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी। तो इसके बाद एक वीडियो तो आएगा जिसमें मैं आपके टॉपिक्स डिस्कस करूंगी, बट उसमें केवल यही थ्योरी डिस्कस होगी। लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज बहुत हैं, वी हैव ट्रेडिशनल थ्योरीज, वी हैव मॉडर्न थ्योरीज, तो आई थिंक 6 to 7 या 8 थ्योरीज अराउंड है ट्रेड थ्योरीज, तो वो मैं एक डिफरेंट वीडियो में उसको कवर करूंगी। हेक्सचर ओलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के तुलनात्मक लागत लाभ किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो आंसर हो जाएगा घटक बंदोबस्त के में विभेद। A means of getting better results from organization, team, and individual by understanding an agreed framework of planned goals, objectives, and standards is termed as what? तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको पता उस वीडियो में तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी एक तरह से ये डेफिनेशन पूछी गई है, कि पूछा गया कि किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये जो टर्म, ये जो पूरा फ्रेज दिया गया है, ये किस चीज़ को डिफाइन करता है। A means of getting, what is a means of getting better results from organization, team, and individual by understanding an agreed framework of planned goals, objectives and standard? तो इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नियोजित लक्ष्य, उद्देश्य एवं मानकों के सहमत संरचना को समझते हुए संगठन तथा व्यक्ति से बेहतर परिणाम पाने का साधन कहलाता है क्या? निष्पादन प्रबंधन। 10th question is an analysis by which an organization measures where it currently stands and determines what it has to accomplish to improve its HR function. तो एक ऐसा मेजर, एक ऐसा मेथड जिसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलता है कि वो अभी करेंटली कहाँ स्टैंड कर रहा है, और उस एंड डिटरमाइंस, और उसको ये भी पता चलता है कि उसको क्या चाहिए कि वो अकम्प्लिश कर सके अपने एचआर फंक्शन को इम्प्रूव करने में। तो आंसर क्या हो जाएगा? एचआर ऑडिट। HR audit is an analysis, is a measure through which an organization measures where it currently stands, and also it determines what it has to accomplish to improve its HR function. इस वह विश्लेषण जिसके द्वारा कोई संगठन या यह आकलन करता है कि वर्तमान में वह कहाँ अवस्थित है, और ये निर्धारित करता है कि उसे क्या प्राप्त करना है, इसके हेतु उसे अपने मानव संसाधनों के कार्यों को किस प्रकार सुधारना है, को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव संसाधन लेखा। Eleventh question is, as per the provision of Industrial Employment Standing Orders Act, the standing order shall come into operation after the expiry of how many days from the date on which authenticated copies are sent to the employers and workers representative. तो यहाँ सिंपल का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि जब जो ऑथेंटिकेटेड कॉपीज हैं वो जब जो रजिस्ट्रार है उससे एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स तक पहुंच जाएगी, तो वहां से उस डेट से, जिस दिन पहुंची है उन तक, उस डेट से कितने दिन के अंदर जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो ऑपरेशन में आ जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? 30 डेज। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के प्रावधानों के अनुसार स्थायी आदेश उस तारीख की समाप्ति के कितने दिन बाद लागू होंगे जब
प्रमाणित प्रतियां नियोक्ता और कामगार प्रतिनिधियों को भेजी गई हैं? तो आंसर होगा 30 दिन, 30 डेज। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, taking into account the characteristics of transnational managers given by Bartlett and Ghoshal, the transnational managers are distinguished in 3 different management forms. Which of the following is not included in the form of management? तो बार्लेट एंड घोषाल ने ट्रांसनेशनल मैनेजर्स से रिलेटेड कोई मैनेजमेंट फॉर्म बनाया है, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा उस फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो कि किसको डिफाइन करती हैं? ट्रांसनेशनल मैनेजर्स को। तो आंसर क्या हो जाएगा? टॉप लेवल कॉर्पोरेट मैनेजर्स। बार्लेट और घोषाल द्वारा दी गई पर राष्ट्रीय प्रबंधकों की विशेषताओं को देखते हुए पर राष्ट्रीय प्रबंधकों को के 3 अलग अलग रूप चिन्हित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त 3 प्रकारों के प्रबंधनों के में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय निगमित प्रबंधन। थोड़ा सा हिंदी में मुझे दिक्कत है, थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा टफ इसके प्रोनाउंसिएशंस हैं, तो प्लीज़ 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 मैं माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ गलत प्रोनाउंस करी है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। 13. Moving on to the 13th question. As per the provisions of Payment of Wages Act, when any deduction is made by an employer, the employee shall make application to the authority for recovery of the same within maximum period of the following. तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई प्रोविजन मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के प्रोविजन के अनुसार अगर कोई डिडक्शन होता है, When any deduction is made, तो जो एम्प्लॉई है वो अथॉरिटी को रिकवरी के लिए कितने टाइम पीरियड, डिडक्शन से कितने टाइम पीरियड के अंदर, मैक्सिमम पीरियड के अंदर क्या कर सकता है? एक एप्लीकेशन भेज सकता है। तो आंसर हो जाएगा 12 मंथ्स। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के उपबंधों के अनुसार जब किसी नियोक्ता द्वारा कोई कटौती की जाती है तो कर्मचारी निम्नलिखित में से अधिकतम किस विधि के भीतर उसकी वसूली के लिए प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा? 12 महीने। द टर्म CEROACAE explained as concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, active experimentation is associated with which of the following? तो एक्चुअली ये क्या है? एक लर्निंग मॉडल है। तो ये लर्निंग मॉडल बेसिकली पूछा गया कि किसने ये लर्निंग मॉडल दिया है? तो आंसर हो जाएगा कोल्ब्स साइक्लिक मॉडल ऑफ लर्निंग। और अगेन मैं आपको बार बार नहीं रिपीट करना चाह रही कि इसको मैं सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। निम्नलिखित में से किसमें CEROACAE पदों की व्याख्या प्रत्यक्ष अनुभव, प्रवृत्ति अवलोकन, निरपेक्ष प्रक्रियात्मक संकल्पना, सक्रिय प्रयोगात्मक के रूप में संबंध है? तो आंसर हो जाएगा कोल्ब का अधिगम का चक्रीय मॉडल। Who is considered as pioneer to introduce human resource development concept in India? Human resource development का concept जो है वो उसको लाने के पीछे उसको पायनियर किसने करा है? तो ये पूछा गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है यूजीसी नेट पे। आंसर है उदय पारेख एंड टीवी राव। और आई थिंक आई हैव मिस्ड वन क्वेश्चन। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, देखो ट्रेनिंग 2 टाइप्स की हो सकती हैं, ऑन एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब जब जॉब करते हुए आप ट्रेन होते हो, ऑफ द जॉब जब अदर देन जॉब प्रीमाइसेस वर्क नहीं कर रहे हो, आप किसी अलग प्रीमाइसेस में आप ट्रेनिंग स्पेशली ले रहे हो फॉर द जॉब। तो 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है। पूछा गया कि इनमें से कौन सी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नहीं है? तो मल्टीपल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट गेन, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ये क्या है? ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? तो आंसर हो जाएगा स्पेशल प्रोजेक्ट्स।
भारत में मानव संसाधन विकास परिकल्पना की शुरुआत करने वाले अर्गदूत। ओके, वेट अ मिनट, मैं बैटरी चार्ज करके आई विल गेट बैक टू यू। सो यस, वेलकम बैक। एंड हम थे भारत में मानव संसाधन विकास परिकल्पना की शुरुआत करने वाले अग्रदूत के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आंसर है उदय पारेख एवं टीवी राव। Which of the following is not a component of accident? इनमें से कौन सा एक्सीडेंट का कंपोनेंट नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन है इट इज़ कहीं ना कहीं इट इज़ रिलेटेड टू वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट, जो वहाँ पर जो एक्सीडेंट्स वगैरह उससे रिलेटेड है। तो इसमें हो जाएगा वारंटेड इवेंट्स। निम्नलिखित में से कौन दुर्घटना का घटक नहीं है? अनायोजित घटना, मानव जीवन की हानि अथवा व्यक्तिगत चोट, संपत्ति को नुकसान, इच्छित घटना। तो इच्छित घटना, वारंटेड इवेंट्स, मतलब जानबूझ के की गया अगर एक्सीडेंट है ऑब्वियसली, तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द एक्सीडेंट टर्म एज पर द एक्ट। Read the statement given below. If the worker have no staying power and the only alternative to work is starvation, the supply of labor will be in general. तो अगर वर्कर के पास स्टेइंग पावर नहीं है और एंड द ओनली ऑल्टरनेटिव टू वर्क, तो मतलब या तो वो काम करे या भूखा मरे। तो मतलब ऑल्टरनेटिव टू वर्क इज ईदर यू स्टार्व योरसेल्फ और यू हैव टू वर्क टू अर्न द फूड। तो ये एक सिचुएशन दी गई है। तो ऐसे सिचुएशन में जो सप्लाई ऑफ लेबर होगा वो क्या होगा? Will it be perfectly inelastic? Will it be perfectly elastic? The supply will fluctuate from inelastic to elastic, or the statement in itself is wrong. तो आंसर क्या हो जाएगा? The supply of labor will be perfectly inelastic, और इसके बारे में भी हम जब एक्सप्लेन करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यदि कामगारों के पास जीवन निर्वाह करने की क्षमता ना हो और कार्य का एकमात्र विकल्प भुखमरी हो, तो सामान्यतः श्रम की आपूर्ति होगी पूर्णतः आलोचशील, पूर्णतः लोचशील, आपूर्ति में आलोचनशील से लोचशील की ओर विचलन होगा, या कथन स्वतः असत्य है। तो आंसर हो जाएगा 1, पूर्णतः आलोचशील। So question 19, what items are typically included in job description? Job description में कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड किया गया है? इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो, जॉब स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड था, और अभी आ गया है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आए हैं। एंड आई होप आप लोगों का जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने जो भी एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का, कि आपका कैसा गया एग्ज़ाम, आपको क्या लगा कि टफ था या इजी था, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी का भी एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया एज़ एक्सपेक्टेड, आपने जो भी एक्सपेक्ट किया हो अपने से, आप उतना आप फुलफिल नहीं कर पाए हो, तो कोई डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जितना मुझे ध्यान है, मैंने अभी तक चेक नहीं करा है, लेकिन जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। एंड अगर नहीं आया है तो कमिंग डेज में आने वाला होगा, और आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड आई एम श्योर आप इस बार ज़रूर अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। जो भी आप चाहते हैं, आपकी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल होंगी। मूविंग अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो आइटम है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में इंक्लूडेड नहीं है? तो पहला आइटम है इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का? क्या ये ओरल इंस्ट्रक्शंस है अबाउट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? Is it a written statement of what the worker actually does, or it is an oral instruction about the job to be performed? तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है। उसमें ये पता चलेगा जो भी उसको करने वाला है वो क्या करने वाला है, उस जॉब में जो भी हायर होने वाला है वो एक्चुअली में क्या करेगा, उसका काम होगा क्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य में विवरण
कार्य के विवरण में किन मदों को विशिष्ट रूप से शामिल किया जाता है? तो आंसर है कामगार वास्तव में क्या करता है, ये उसका लिखित कथन है। अकॉर्डिंग टू द बुक द थर्ड वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द थर्ड वेव? तो थर्ड वेव जो बुक थी, मतलब उसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो थर्ड वेव जो बुक है वो उससे रिलेटेड नहीं है? तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन दैट ट्रांसफॉर्म्ड द ह्यूमन हिस्ट्री। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन दैट ट्रांसफॉर्म्ड द ह्यूमन हिस्ट्री। देन सेकेंड इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट ट्रांसफॉर्म्ड द सोसाइटी। The industrial revolution that transformed the society. Third is the technological and social change that transformed the organization, societies and economies. And the fourth is the environmental change that transformed the entire business world and the market. The environmental change that transformed the entire business world and the market. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या है? थर्ड वेव जो बुक है, जो कि किसने लिखी है? थर्ड वेव जो बुक है वो लिखी है एल्विन टॉफल ने, आई थिंक, जितना मुझे ध्यान है, या एल्विन टॉफलर ने। इसका मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एल्विन। तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड वेव क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू थर्ड वेव? द टेक्नोलॉजिकल। तो थर्ड वेव बेसिकली क्या है ये बताया गया है। तो ये क्या है? ये एक टेक्नोलॉजिकल सोशल चेंज है जिसने ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी को और इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को थर्ड वेव बोला गया है। पुस्तक द थर्ड वेव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन थर्ड वेव से संबंधित है? प्रौद्योगिकी और सामाजिक बदलाव जिसने संगठनों, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को परिवर्तित कर दिया। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है स्क्रॉल करने में। ओके, एंड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following concept determines the activity status of a person with reference to the period of preceding 7 days? तो जो एक्टिविटी स्टेटस है एक पर्सन का, उसको इनमें से कौन सी चीज़ डिटरमाइन करती है? द यूजुअल स्टेटस, द करंट वीकली स्टेटस, द करंट डेली स्टेटस और क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो प्रोसीडिंग कमिंग 7 डेज के हिसाब से जो किसी भी इंसान का एक्टिविटी स्टेटस अगर डिटरमाइन करना हो तो इसमें से क्या करता है? द करंट वीकली स्टेटस। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना पूर्ववर्ती 7 दिनों के अवधि के संदर्भ में किसी व्यक्ति के कार्य अवस्था को निर्धारित करता है? तो आंसर हो जाएगा मौजूदा साप्ताहिक अवस्था। Then we have the finance of social assistance is generally provided out of general revenue of। तो सोशल असिस्टेंस के लिए जो फाइनेंस है वो कहाँ से हमको मिलता है? तो वो जनरली गवर्नमेंट द्वारा ही, सरकार द्वारा ही दिया जाता है। सामाजिक सहायता हेतु सामान्यतः निधि का प्रावधान किसके सामान्य राजस्व में से किया जाता है? सरकार से। in which year joint consultative machinery and compulsory arbitration in government department was established? किस साल में, किस ईयर में जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्टैब्लिश हुआ था? तो आंसर है 1959। किस वर्ष सरकारी विभाग में संयुक्त परामर्शी तंत्र और अनिवार्य विभाजन तंत्र की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1950। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है परामर्शदात्री। आई एम सॉरी, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है मुझे। एंड आई होप कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो अननेसेसरी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। आज हम केवल 25 तक क्वेश्चंस को कवर करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी होगी, सुधर जाएगी। द इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिप्रेशन इज कॉल्ड। तो रिसेशन और डिप्रेशन के
दौरान जो अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होती है उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मंदी और अवनीति के दौरान बेरोजगारी में होने वाली वृद्धि कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। एक सेकेंड। Under which section of Industrial Dispute Act 1947 a retrenched workman can be given an opportunity to re-employment? तो अगर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की बात करें तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई एम्प्लॉय रिट्रेंच हो जाता है तो उस केस में अगर उसको री एम्प्लॉयमेंट मिलनी है तो कौन से सेक्शन में उसकी री एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान दिया हुआ है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 25H। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत एक छटनीग्रस्त कर्मकार को पुनः नियोजन का अवसर प्रदान किया जाता है? धारा 25H के अंदर। तो आज इस वीडियो में बस इतने तक ही क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम रिमेनिंग वीडियोस में, जो कमिंग वीडियोस आने वाली है उसमें हम पूरा करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक भी कर दीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी एंड बाय बाय।